गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग आपका चैप्टर 4 पढ़ेंगे फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक। हम लोग इसको स्टार्ट कर चुके थे लास्ट क्लास में और मिडिल ऑफ द स्टोरी पे पहुंच चुके थे। द स्टोरी इज अबाउट ए जेविस गर्ल, जर्मनी बॉर्न जेविस गर्ल की कहानी है, एनी फ्रैंक की। एंड कैसे उसके कम्युनिटी के लोगों के लिए डिफ़िकल्ट लाइफ था। क्योंकि नाजी पार्टी, जो हिटलर की पार्टी थी, उसने वर्ल्ड वॉर 2 के एरा का ये स्टोरी है, उसी एरा में सेट है। तो हिटलर की पार्टी का परसिक्यूशंस जो था वो बहुत ही हाई था, बहुत ही ज़्यादा अत्याचार कर रहे थे वे लोग नॉन जर्मन पे। तो ऐसे स्थिति में एक छोटी सी बच्ची जो है वो बड़ा ही एक्यूरेटली बताती है कि उसके जैसे दिखने वाले लोगों के लिए, यानी यहूदियों के लिए, ज्यूज के लिए वहाँ पे हॉलैंड में, नीदरलैंड में सरवाइव करना कितना डिफ़िकल्ट था, इसको उसने बताया है। हम पहले तो इसका इनिशियल पेज भी पढ़े हैं कि कैसे एनी फ्रैंक की फैमिली के बारे में, उसके फादर के बारे में। और तो एनी फ्रैंक की फैमिली, उसके फादर ऑटो फ्रैंक की कहानी, उसके बाद जो वो हाइडिंग में छुपे हुए थे वे लोग, वहाँ पे कैसे लाइफ थी, एंड वाई व्हाट वाज द रीज़न दैट प्रॉम्प्टेड हर टू कीप ए डायरी, इसके बारे में हम लोग पढ़े थे। यहाँ तक हम लोग पढ़ लिए थे कि कैसे वो डायरी को एक इमेजनरी नेम, डायरी को सी कंसिडर्स अ डायरी एज ए फ्रेंड एंड सी टेल्स दैट because she had, although she had 30 to 40 people whom she can call friends, but none of them is her real friend. उसके पीछे वो रीज़न भी बताती है कि I do not gel well with stranger people, मैं जल्दी घुल मिल नहीं पाती हूँ। मे बी ये मेरी फॉल्ट हो, लेकिन आई कांट डू एनीथिंग अबाउट इट, दैट्स वाई शी स्टार्टेड राइटिंग ए डायरी। एंड डायरी को वो एक इमेजनरी नाम किटी करके एड्रेस करती है। यहाँ तक हम लोग पढ़े थे। कुछ क्वेश्चन था वो भी हम उस दिन बताए थे आपको कि व्हाट मेक्स राइटिंग इन ए डायरी स्ट्रेंज एक्सपीरियंस फ्रॉम फॉर एनी फ्रैंक। एनी फ्रैंक के लिए डायरी में लिखना एक स्ट्रेंज एक्सपीरियंस क्यों था। वाई डज एनी वांट टू कीप ए डायरी, अभी बोले हैं। एंड वाई डिड एनी थिंक सी कुड कन्फाइड मोर इन हर डायरी दैन इन पीपल, क्यों वो ऐसा सोचती है कि वो डायरी में ज़्यादा भरोसा कर सकती है रादर देन ह्यूमन बींग, क्योंकि पेपर हैज़ मोर पेशेंस देन पीपल, ऐसा उसका ही स्टेटमेंट है। सो आगे बढ़ते हैं। सिंस नो वन, यहाँ से Since no one would understand a word of my stories to Kitty, if I were to plunge right in, I would better provide a brief sketch of my life, much as I dislike doing so. बोलती है कि चूँकि कोई भी जो है मेरी स्टोरी को समझ नहीं पाएगा, किटी को जब मैं एड्रेस करके लिखूँगी, तो अगर मैं सीधा प्लंग राइट इन शुरू से डायरेक्ट एकदम मुद्दा पे पहुंच जाऊंगी तो कोई जल्दी समझेगा नहीं स्टोरी। तो इसीलिए मैं पहले अपने लाइफ का एक ब्रीफ स्केच आपके सामने रखती हूँ, जो कि मुझे करना पसंद तो नहीं है हालांकि, लेकिन मुझे ये करना पड़ रहा है। तो आगे के पैराग्राफ में वो अपने लाइफ को बड़े ही ब्रीफली बताती है कि उसका जो फैमिली लाइफ है, फैमिली सिचुएशन है, वो कैसा है। ध्यान से देखिए। माई फादर द मोस्ट एडोरेबल फादर आई हैव एवर सीन। वो अपने फादर को बोलती है कि दुनिया के सबसे अच्छे फादर है जो कि मैंने देखा है, एडोरेबल फादर है, लविंग फादर है। डिडेंट मैरी माई मदर अंटिल ही वॉज 36 एंड सी वॉज 25। बोलती है कि मेरे फादर जो कि दुनिया के सबसे एडोरेबल फादर हैं, तो वो उनकी शादी मेरी माँ के साथ तब तक नहीं हुई अंटिल ही वॉज 36। मेरे फादर की उम्र 36 थी एंड सी वॉज 25। सो उसके फादर डिडेंट मैरी माई मदर अंटिल ही वॉज 36, ही वॉज 25। माई सिस्टर मार्गरेट, फ्रैंक नाम था उसके सिस्टर का, वॉज बॉर्न इन फ्रैंकफर्ट जर्मनी में 1926 में। एंड आई वॉज बॉर्न ऑन 12 जून 1929। तुमको याद होगा तो 13 जून से वो जो है राइटिंग, she started writing a diary because she had received her diary as a 13th birthday present from her father। तो इसका जन्म 12 जून को हुआ था। 29 I lived in Frankfurt until I was 4। My father immigrated to Holland in 1933। My mother Edith Hollander Frank went with him to Holland in September, while Margaret and I were sent to Aachen to stay with our grandmother। Margaret went to Holland in December and I followed in February।
when I was flung down on the table as a birthday present for Margaret. Okay. बोलती है माई फादर एमिग्रेटेड, चले गए कहाँ पे, तो हॉलैंड 1933 में। मेरी माँ एडिथ हॉलैंडर, फ्रैंक नाम था, वेंट विथ हिम, वो भी गई उनके साथ हॉलैंड इन सितंबर। जबकि मैं और मेरी बहन मार्गरेट जो थी वो एचन करके एक जगह था, वहाँ पे अपने हम दोनों बहनें अपने ग्रैंड मदर के साथ थी। मार्गरेट जो है वो हॉलैंड गई फिर आगे दिसंबर में, एंड मैं भी फरवरी में चल पड़ी। आई स्टार्टेड राइट अवे एट द मॉन्टेसनरी नर्सरी स्कूल। मॉन्टेसनरी स्कूल ऐसे स्कूल्स जहाँ पे कि फॉर्मल टीचिंग मेथड के का यूज़ नहीं किया जाता है, प्ले स्कूल जिसको बोलते हो, वहाँ पे बच्चे का नेचुरल इंटरेस्ट और स्किल्स को भरा जाता है नॉन फॉर्मल टीचिंग मेथड्स को अपना के। तो आई स्टार्टेड राइट अवे एट द मॉन्टेसरी नर्सरी स्कूल। आई स्टेड देयर until I was 6, at which time I started in the first form. In the sixth form, my teacher was Mrs. Kuperus, the headmistress. At the end of the year, we were both in tears as we said a heartbreaking farewell. Okay. बोलती है मॉन्टेसनरी स्कूल में, वो नर्सरी स्कूल में स्टार्ट करी पढ़ना पहले, सबसे पहले जब वो 6 साल की थी तब तक वहीं पे थी, एंड 6 साल के बाद वो फर्स्ट फॉर्म में पहले क्लास में एडमिट हुई। इन द सिक्स्थ फॉर्म माई टीचर, छठी फॉर्म में छठे क्लास में उसके मेरे टीचर का नाम मिसेस क्यूप्रस था, जो कि हेड मिस्ट्रेस थी। और एट द एंड ऑफ द ईयर हम लोगों ने एक दूसरे को एक बड़ा ही हार्ट ब्रेकिंग फेयरवेल बोला, क्योंकि हमको अब स्कूल चेंज करना था। एंड वी वेर बोथ इन टीयर्स, हम दोनों के आंखों में, यानी हम दोनों का मतलब मेरे और मिसेस क्यूप्रस द हेड मिस्ट्रेस की आंखों में आंसू थे। समर 1941 में ग्रैंड माँ बीमार पड़ी एंड ऑपरेशन से उनको गुजरना पड़ा, इसीलिए मेरा बर्थडे जो है वो बड़ा ही साइलेंटली पास हो गया, थोड़ी बहुत सेलिब्रेशन हुई। ग्रैंडमा की डेथ होती है जनवरी 1942 में। नो वन नोज, कोई नहीं जानता, हाउ ऑफन आई थिंक ऑफ हर एंड स्टिल लव हर, मुझे कितना पसंद है ग्रैंडमा और मैं कितना ज़्यादा अभी भी उनको मिस करती हूँ, याद करती हूँ। दिस बर्थडे सेलिब्रेशन इन 1942 वाज इंटेंडेड टू मेक अप फॉर द अदर एंड ग्रैंडमाज कैंडल वाज लिट अलॉन्ग विद द रेस्ट। हाँ, तो इस साल ग्रैंडमा की डेथ के बाद जो बर्थडे सेलिब्रेशन हुआ वो वाज इंटेंडेड टू मेक अप फॉर द अदर, एंड ग्रैंडमा के नाम से कैंडल जो है वो जलाया गया। द 4 of us आर स्टिल डूइंग वेल, हम चारों लोग अभी भी ठीक ठाक से रह रहे हैं। एंड दैट ब्रिंग्स मी टू द प्रेजेंट डेट, और उस समय से अब स्टोरी आ गई कहाँ पे, 20 जून 1942 एंड द सोलेम डेडिकेशन ऑफ माई डैडी। क्वेश्चन देखिए, वाई डज एनी प्रोवाइड हार्म। ब्रीफ स्केच अपने लाइफ का इसीलिए देती है क्योंकि जो रीडर्स हैं उनको एक फेयर अमाउंट ऑफ आइडिया हो जाए कि ये लड़की किस तरह की है, कैसे इसके फैमिली मेम्बर्स हैं, किन परिस्थितियों में इसको राइटिंग लिखने के लिए प्रॉम्प्ट होना पड़ा, इसीलिए। एंड बोलता है अगला क्वेश्चन कि व्हाट टेल्स यू दैट एनी लव हर ग्रैंडमदर। ग्रैंडमदर को प्यार करती है, ये कौन सा बात से पता चलता है कि, तो उसके ग्रैंडमदर के डेथ के बाद भी वो उनको काफ़ी याद करती थी, एंड उनके अगला बर्थडे में वो ग्रैंडमा के नाम से सी लिट ए कैंडल। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। अब वो स्ट्रेट अवे डायरी पे आती है, डायरी को एड्रेस करती है डियरेस्ट किटी। किटी वॉज द नेम ऑफ अ डायरी। एंड सैटरडे 20 जून 1942 का एंट्री है ये। देखिए क्या है डिस्क्रिप्शन, ये क्लासरूम का डिस्क्रिप्शन है, रिजल्ट का डे है वो। आवर एंटायर क्लास इज क्वैकिंग इन इट्स बूट। क्वैकिंग इन इट्स बूट का मतलब डर से, रिजल्ट के दिन एक थोड़ा सा प्रेशर होता है, थोड़ा सा डर चिंता होती है, तो उसी को बोला गया है कि एवरेंट फ्रेज है। क्वैकिंग इन इट्स बूट्स का मतलब डर से एंड नर्वसनेस से काँप रहा था पूरा क्लास। द रीज़न ऑफ कोर्स इज द फोर्थ कमिंग मीटिंग इन विच द टीचर्स डिसाइड हु विल मूव अप टू द नेक्स्ट फॉर्म एंड हु विल बी केप्ट बैक। उसके पीछे रीज़न क्या था, तो फोर्थ कमिंग मतलब आने वाला, अपकमिंग मीटिंग थी, टीचर्स मिलके डिसाइड करते कि किस बच्चे को आगे के क्लास में मूव किया जाए एंड किसको उसी क्लास में रखा जाए। हाफ द क्लास इज़ मेकिंग बेट्स, शर्तें लगा रहे थे। लगभग आधा क्लास जो है एक दूसरे से शर्त लगा रहा था कि ये स्टूडेंट पास होगा, वो फेल होगा, उसको इसी क्लास में रखा जाएगा, उसको मूव किया जाएगा। GN and I laugh ourselves silly at the 2 boys behind us, CN and Jax, who have staked their entire holiday saving on their bet.
from morning to night. It is you are going to pass. No, I am not. Yes, you are. I am not. Yeah, even G's pleading glances at me and my angry outburst can't calm them down. If you ask me, there are so many dummies that about a quarter of the class should be kept back, but teachers are the most unpredictable creatures on the earth. ठीक है, ओके। तो हाफ द क्लास जो है वो शर्ट लगा रहा था। GNN एक और बोलती है मैं दोनों मिलके अभी दूसरे जो दो लड़के थे उस पर हम लोग हंस रहे थे। CNN जैक्स करके दो लड़के थे, उन्होंने अपना पूरा हॉलीडे जो है वो का सेविंग्स जो है वो इस बेट पे खर्चा कर दिया था। सुबह से लेकर रात तक यही चीज़ थी, यू आर गोइंग टू पास, नो आई एम नॉट, यस यू आर गोइंग टू, इस तरह चलता था। एंड इफ़ यू आस्क मी, ये बोलती है यानी कि अगर आप मुझसे पूछते हो तो इस क्लास में इतने ज़्यादा डमीज़ हैं, इतने ज़्यादा डम स्टूडेंट्स हैं कि क्वार्टर ऑफ द क्लास, लगभग एक चौथाई भाग जो क्लास का है, शुड बी केप्ट बैक। लेकिन फिर आगे वो एक बड़ा ही फेमस लाइन जोड़ती है कि टीचर्स आर द मोस्ट अनप्रेडिक्टेबल क्रिएचर्स ऑन अर्थ। इस धरती के सबसे अनप्रेडिक्टेबल मतलब यू कांट प्रेडिक्ट व्हाट द टीचर मे डू नेक्स्ट मोमेंट। तो टीचर्स सबसे ज़्यादा अनप्रेडिक्टेबल क्रिएचर्स होते हैं। दैट्स वाई कुछ कह नहीं सकते कि कौन सा बच्चा पास होगा एंड कौन सा बच्चा इसी क्लास में रहेगा। ठीक है, तो आई एम नॉट सो वरीड अबाउट माई गर्ल फ्रेंड्स एंड माई सेल्फ। मैं अपने गर्ल फ्रेंड्स दोस्तों के लिए चिंतित नहीं हूँ, मेरे लिए भी नहीं। वी विल मेक इट, हम लोग तो निकल ही जाएंगे, पास ही हो जाएगा। द ओनली सब्जेक्ट आई एम नॉट श्योर अबाउट इज़ मैथ्स। एक मैथ सब्जेक्ट जिसके बारे में मैं श्योर नहीं हूँ इज़ मैथ्स। एंड आई नो दोज हु आर वाचिंग दिस वीडियो will smile because most of them find themselves quite helpless in maths, like me also, मेरा भी वही हाल है। तो anyway all we can do is wait until then we keep telling each other not to lose heart। अच्छा, कर क्या सकते हैं, तो तब तक तो हम लोग वेट ही कर सकते हैं, प्रेडिक्ट करेंगे और वेट करेंगे। until then हम लोग एक दूसरे को बोल रहे थे, हौसला बढ़ा रहे थे कि डू नॉट लूज हार्ट, एवरीथिंग इज गोइंग टू बी फाइन। आई गेट अलॉन्ग प्रेटी वेल विथ ऑल माई टीचर्स, देर आर 9 ऑफ देम, 7 men and 2 women। आगे के पैराग्राफ में वो बताती है कि उसका एंड टीचर के बीच में रैपट कैसा है। रैपट मतलब ट्यूनिंग कैसी है। तो बोलती है कि मेरे सारे टीचर्स के साथ आई गेट अलॉन्ग प्रेटी वेल, काफ़ी अच्छी गुजरती है, काफ़ी अच्छे लगते हैं। 7 men and 2 women टीचर हैं। मिस्टर के सिंह, ओल्ड फॉगी मतलब पुराने ज़माने का व्यक्ति, ओल्ड फैशन, हु टीचेज मैथ्स वाज एनॉयड विथ मी फॉर एजेस बिकॉज आई टॉक सो मच। बोलते हैं कि ऐसे तो मुझे मेरे सारे टीचर्स से अच्छी ट्यूनिंग है, अच्छी तरह अच्छे लगते हैं, सब ठीक ठाक हैं। लेकिन मिस्टर के सिंह जो कि ओल्ड फैशन पर्सन थे, जो कि हम लोगों को मैथ्स पढ़ाते थे, वो मुझसे काफ़ी दिनों से एजेस जो है वो मुझसे खफा थे। क्यों? क्योंकि बिकॉज आई टॉक सो मच, मैं क्लास में बहुत ज़्यादा बोलती थी। एंड आफ्टर सेवरल वार्निंग्स ही असाइंड मी एक्स्ट्रा होमवर्क, एन essay on the subject, a chatterbox. What can you write about that? I would worry about that later, I decided. I jotted down the title in my notebook, tucked it in my bag and tried to keep quiet. मिस्टर कैसिंग कई वार्निंग्स के बाद अंत में उन्होंने मुझे एक होमवर्क असाइन कर दिया, एक्स्ट्रा होमवर्क। एक ऐसे मुझे लिखना था, एक चैटर बॉक्स मतलब जो खूब बोलता हो, बातूनी जिसको बोलते हो। इस पे ये बोलती है एक चैटर बॉक्स, व्हाट कैन यू राइट अबाउट दैट। एक चैटर बॉक्स के बारे में आप क्या लिख सकते हो। आई वुड वरी अबाउट दैट लेटर, बोलती है कि मैं उसके बारे में बाद में सोचूंगी। मैंने जॉटेड डाउन, राइट डाउन लिख ली टाइटल अपने नोटबुक में, एंड उसको अपने बैग में टक इन कर लिया, रख लिया। एंड ट्राई टू कीप क्वाइट। दैट इवनिंग आफ्टर आई हैड फिनिश द रेस्ट ऑफ माई होमवर्क, द नोट अबाउट द essay caught my eye. I began thinking about the subject while chewing up the tip of my fountain pen. उस इवनिंग बोलती है जब मैं सारे होमवर्क्स कंप्लीट कर ली, तब मुझे ख्याल आया उस essay का। दैट essay caught my eye, मेरी आंखों में बस गई, अटेंशन आया मेरा उस पर। मैं उस सब्जेक्ट के बारे में सोचती रही थी, फाउंटेन पेन का टिप चबाते हुए। ज़्यादातर स्टूडेंट्स जब थिंकिंग कैप पहनते हैं तो ऐसे ही करते हैं, पेन को हाथ में लेके अपना मुंह में उसको ये करना, ऑल्दो इट इज़ रॉन्ग।
Anyone could ramble on and leave big spaces between the words, but the trick was to come up with convincing arguments to prove that uh, prove that टू प्रूव द नेसेसिटी ऑफ टॉकिंग। बोलते हैं कि ऐसे लिखने जो ऐसे मिला था उस पर कोई भी लिख सकता था। रैम्बल ऑन का मतलब लंबा लंबा बिना मतलब का बिना बात का चीज़ सब यूजलेस चीज़ें लिख देता और ज़्यादा जगह छोड़ता, सो दैट कि एक पेज दो पेज। तुम लोगों में से बहुत सारे स्टूडेंट्स करते हैं ना, जो मैटर जो टॉपिक फॉर एग्जांपल हम आपको क्लासरूम में देते थे लेटर राइटिंग, स्टोरी राइटिंग, तो अगर आपको नहीं पता है तो आप जो भी आता था वर्ड उसको दिमाग में उसको लिखते जाते और थोड़ा हटा के लिखते या फिर एक एक लाइन छोड़ के लिखते, सो दैट कि जगह जल्दी पूरा हो जाए और टीचर जब उनको उस ऐसे को देखे तो उनको लगे कि अरे बाप रे तो 3 पेज लिखा है, जबकि उस 3 पेज में 3 लाइन का भी मटेरियल नहीं है। तो खैर एनी वुड पुट रैम्बल ऑन, लेकिन ट्रिक था टू कम अप विद कन्विंसिंग आर्ग्यूमेंट्स। ऐसे आर्ग्यूमेंट्स के साथ आना था, एक ऐसी लॉजिक उसमें रखनी थी जिससे कि ये प्रूव किया जा सके कि टॉकिंग क्यों ज़रूरी है, नेसेसिटी ऑफ टॉकिंग क्यों है। I thought and suddenly I had an idea. I wrote the 3 pages Mr. Casing had assigned me and was satisfied. बोलती है कि आई थॉट एंड थॉट, सोचती रही, सडनली एक आइडिया आया, मैंने 3 पेजेस लिखे जो कि मिस्टर केसिंग ने मुझे असाइन किए थे एंड सेटिस्फाइड हो गई। आई आर्ग्यूड दैट, उसने क्या लिखा था, तो टॉकिंग इज ए स्टूडेंट्स ट्रेट, बात करना एक स्टूडेंट का ट्रेट है, गुण है, एंड दैट आई वुड डू माई बेस्ट टू कीप इट अंडर कंट्रोल। बोलती है उस लेटर में कि बात करना स्टूडेंट का नेचुरल ट्रेट है, हालांकि मैं कोशिश करूँगी, अपना बेस्ट दूंगी उसको कंट्रोल में रखने के लिए टॉकिंग को, बट दैट आई वुड नेवर बी एबल टू क्योर माई सेल्फ ऑफ द हैबिट। लेकिन ये बोलना कि मैं पूरी तरह से इस आदत को छोड़ दूँ, बात ना करूँ, तो ये मुझसे नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि मेरी मदर टॉक्ड एज मच एज आई डिड इफ़ नॉट मोर। मेरी माँ भी मेरे जितना ही बोलती है, बहुत बोलती है। एंड दैट देर इज़ नॉट मच यू कैन डू अबाउट इनहेरिटेड ट्रेट्स, और जो ट्रेट्स आपको इनहेरिटेड फॉर्म में मिला है यानी अपने पेरेंट्स से मिला है, तो यू कांट डू मच अबाउट दैट। तो बड़ा ही साउंड आर्ग्यूमेंट दी, बड़ा ही दमदार लॉजिक दी कि टॉकिंग जो स्टूडेंट का नेचुरल ट्रेट है, हालांकि मैं इसको कंट्रोल में रखने का कोशिश करूँगी, लेकिन पूरी तरह से मैं इससे क्योर नहीं हो पाऊँगी। क्यों नहीं हो पाऊँगी? बिकॉज माई मदर टॉक मच, मेरी तरह बहुत बात करती है, एंड इसीलिए ये गुण जो है वो मुझे अपने माँ से मिला है। और ऐसे गुण, ऐसे ट्रेट्स जो कि आप अपने पेरेंट्स से इनहेरिट करते हो, उसको ख़त्म करना, क्योर करना, क्योर तो कर सकते हैं थोड़ा बहुत, पूरी तरह से उसको क्योर करना पॉसिबल नहीं होता है या फिर बहुत डिफ़िकल्ट होता है। ठीक है, तो मिस्टर केसिंग हैड ए गुड लाफ एट माई आर्ग्यूमेंट्स, बट व्हेन आई प्रोसीडेड टू टॉक माई वे थ्रू द नेक्स्ट लेसन ही असाइन मी ए सेकेंड एसे। अगले दिन वो वो ऐसे लेके गई, तो मिस्टर केसिंग उसको पढ़ के काफ़ी हंसे आर्ग्यूमेंट्स को देख के। एंड बट व्हेन आई प्रोसीडेड टू टॉक माई वे थ्रू, जब मैं आगे बढ़ के नेक्स्ट लेसन की बातें करने लगी तो उन्होंने मुझे एक सेकेंड ऐसे दे दिया। दिस टाइम इट वाज सपोज टू बी एन इनकॉरिजिबल चैटर बॉक्स। इस बार जो टॉपिक था वो टॉपिक था क्या, तो एन इनकॉरिजिबल मतलब जिसको तुम कभी सही नहीं कर सकते हो, इसको कभी करेक्ट नहीं किया जा सकता। तो इस बार उन्होंने इस टॉपिक पे दे दिया ये लिखने के लिए। आई हैंडेड इट इन एंड मिस्टर केसिंग had nothing to complain about for 2 whole lessons. However, during the 3rd lesson, he had finally had enough. Annie Frank, as punishment for talking in class, write an essay entitled "Quack Quack Quack," said Mistress Chatterbox. तो वो जो दी एन इनकॉरिजिबल चैटर बॉक्स, उसको भी उसने कंप्लीट करके दे दिया। एंड अगले 2 क्लासेज में मिस्टर केसिंग ने कुछ नहीं बोला, लेकिन 3rd लेसन में आते आते उन्होंने मुझे बोला कि एनी फ्रैंक, एज ए पनिशमेंट फॉर योर टॉकिंग इन द क्लास, तुमको एक ऐसे दिया जा रहा है, क्वैक 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 सेड मिस्ट्रेस चैटर बॉक्स, इस पे तुम एक ऐसे लिख के लाना। द क्लास रोवर्ड, पूरा क्लास रोवर्ड मतलब शोरगुल करने लगा। आई हैड टू लाफ टू, मुझे भी हंसी आई। दो आई हैड नियरली एग्जॉस्टेड माई इंजेन्यूनिटी ऑन द topic of chatter boxes, it was time to come up with something else, something original.
My friend Seni, who is good at poetry, offered to help me write the essay from beginning to end in verse, and I jumped for joy. तो क्वैक 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 सेड द मिस्ट्रेस चैटर बॉक्स। जब ये टॉपिक मिला तो पूरा क्लास में हंसी फूट पड़ी, मुझे भी हंसी आ गई। हालांकि इस चैटर बॉक्स से इस टॉपिक पे मेरी सारी ओरिजिनलिटी अब ख़त्म हो चुकी थी, अब कुछ भी जेन्युइन मेरे पास ओरिजिनल कुछ भी थॉट नहीं बचा था। तो इसीलिए कुछ ऐसा लिख के लाना था जो कि ओरिजिनल हो, जो रियल हो। तो मेरी फ्रेंड सनी, जो कि पोइट्री में काफ़ी अच्छी है, उसने मुझे ऑफ़र किया कि मैं तुमको हेल्प करती हूँ, इस ऐसे को तुम बिगनिंग से एंड तक वर्स फॉर्म में लिखो, पोएम के फॉर्म में लिखो। एंड मैं आई जम्प फॉर जॉय, मैं खुशी से उछल पड़ी। मिस्टर केसिंग वॉज ट्राइंग टू प्ले ए जोक ऑन मी विथ दिस रेडिकुलस सब्जेक्ट, बट आई वुड मेक श्योर द जोक वॉज ऑन हिम। मैं खुशी से उछल पड़ी। मिस्टर केसिंग मेरा मजाक उड़ाना चाह रहे थे, लेकिन इस रेडिकुलस सब्जेक्ट को लेके, बट आई वुड मेक श्योर, लेकिन मैं इस जोक को वापस उन्हीं को रिटर्न करूँगी। आई फिनिश्ड माई पोएम एंड इट वॉज ब्यूटीफुल, काफ़ी अच्छी बन पड़ी। इट वॉज अबाउट ए मदर डक। उस पोएम में क्या था, एक मदर डक एंड उसके फादर स्वान की कहानी थी, विथ 3 बेबी डकलिंग्स। 3 उनके बच्चे थे, डकलिंग्स थे, जिनको कि बीटन टू डेथ बाय द फादर, जिसको कि उसके फादर ने मार ही दिया, डेथ। बिकॉज क्योंकि दे क्वैक टू मच, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा बात करते थे। लकली मिस्टर केसिंग टुक द जोक राइट वे। मिस्टर केसिंग उसको पढ़ के उसको सही तरीके से परसेप्ट करा, राइट वे में लिया। ही रेड द poem to the class, adding his own comments, and to several other classes as well. Since then, I have been allowed to talk and haven't been assigned any extra homework. On the contrary, Mr. Casing's always making jokes these days. तो वो पोएम पढ़ के उस पोएम को पढ़ के टीचर ने उसको राइट वे में लिया, अच्छे स्पिरिट में लिया, उसको उसमें कुछ अपना कमेंट्स उन्होंने ऐड किया। एंड सिंस आई है, लेकिन उस समय से फिर एक राहत मुझे मिली कि मुझे क्लास में अलाउ किया गया बात करने के लिए, एंड कोई एक्स्ट्रा होमवर्क उस दिन से नहीं मिला है। ऑन द कंट्रेरी, इसके ठीक अपोजिट, मिस्टर कैसिंग हमेशा आजकल जोक्स दीज डेज बनाते रहते हैं। ठीक है, तो एक बड़ा ही ह्यूमरस साइड ऑफ एनी फ्रैंक, एक फनी साइड ऑफ एनी फ्रैंक आपको नज़र आता है। बट द स्ट्रगल ऑफ हर लाइफ आर मोर थ्रेटनिंग। वो अगर आपका नॉवेल रहता तो उसमें आप अच्छा से पढ़ पाते। खैर, देखेंगे कभी। तो ये स्टोरी था। आई होप आप लोग समझे होंगे। स्टोरी काफ़ी अच्छी है। एनी फ्रैंक के लाइफ। एनी फ्रैंक एक जर्मन बॉर्न जेविस गर्ल थी, जो कि नाजी ऑक्यूपाइड नीदरलैंड में रहती थी। उस कम्युनिटी के लोगों के लिए वहाँ पे रहना, सर्वाइव करना बड़ा ही डिफ़िकल्ट था। कंसंट्रेशन कैंप में उनको डिपोर्ट किया जाता था। उसके साथ भी यही ट्रेजेडी हुई। अंत में उसकी डेथ भी हो जाती है टाइफस नाम की बीमारी से। लेकिन उसका फादर मिस्टर ऑटो फ्रैंक, जिसके बारे में वो बोलती है कि दुनिया के सबसे बेस्ट डैड है, हर फादर हैड गिवन हर डायरी ऑन हर 13th बर्थडे। एंड उस डायरी में वो जो है अपने लाइफ के सारे इवेंट्स जो है वो उसको रिकॉर्ड करती है। 13 जून 1942 से 1 अगस्त 1944 तक का स्टोरी मिलेगा तुमको। उसके लाइफ के हैपनिंग्स वहाँ पे रिकॉर्डेड है। ठीक है, और उसी में से वन ऑफ द बिगनिंग जो है, जो शुरुआती इनिशियल एंट्री है, उसी में से ये पार्ट लिया गया है, जिसमें कि मिस एनी फ्रैंक के क्लासरूम एक्टिविटीज़ को बताया गया है कि कैसे उसके एक टीचर ने, मिस्टर केसिंग ने, उसके टॉकेटिवनेस, ज़्यादा बात करने की आदत से गुस्सा होके उसको चैटर बॉक्स टॉपिक पे ऐसे लिखने के लिए। ठीक है, तो वाई वॉज ओरल कम्प्रिहेंशन देख लीजिए पहले। वाई वॉज मिस्टर केसिंग एनॉयड विथ एनी, व्हाट डिड ही आस्क हर टू डू। क्यों एनॉयड था, तो ही वॉज एनॉयड बिकॉज एनी टॉक टू मच इन द क्लास। व्हाट डिड ही आस्क हर टू डू, क्या बोला, तो ही आस्क हर टू राइट एसे ऑन चैटर बॉक्स। हाउ डिड एनी जस्टिफाई हर बीइंग ए चैटर बॉक्स इन हर एसे। अपने एसे में वो कैसे अपने आप को चैटर बॉक्स होना जस्टिफाई करती है, तो बोलती है कि टॉकिंग इज ए स्टूडेंट्स नेचुरल ट्रेट एंड besides I inherited because my mother talked too much, so I inherited this trait from my mother, and there is not much that we can do about inherited traits. Okay, so do you think Mr. Casing was a strict teacher? What do you think? पढ़ के लगा होगा, was he strict?
ओके, और वाज ही लेनियंट, जो भी होगा लिखना। व्हाट मेड मिस्टर केसिंग अलाउड एनी, हाँ अंत में मिस्टर केसिंग ने क्यों अलाउ किया, तो अभी बोले उसके साउंड आर्ग्यूमेंट से जान के सुन के अलाउ किया। आगे क्वेश्चन है, थिंकिंग अबाउट द टेक्स्ट, वाज एनी राइट व्हेन शी सेड दैट द वर्ल्ड वुड नॉट बी इंटरेस्टेड इन द म्यूजिक्स ऑफ ए 13-year-old गर्ल। क्या एनी फ्रैंक सही थी जब उसने ये बोला कि दुनिया एक 13 साल की लड़की के म्यूजिक्स को पढ़ने में इंटरेस्टेड नहीं होगी? नो, शी वाज नॉट राइट बिकॉज her diary turns out to be one of the most remarkable account of Nazi occupied Netherlands or Germany. Okay, there are some examples of diary. Before you read section, compare these with any writes in a diary. What languages, डायरी किस भाषा में लिखी गई, एंड एनी की डायरी कैसे डिफरेंट है, तो डच में लिखा गया, डिफरेंट कैसे है वो लिखिएगा। वाई डज एनी नीड टू गिव, हाँ अपने फैमिली के बारे में ब्रीफ स्केच क्यों देती है, और किटी को जो डायरी है उसको वो एक इनसाइडर की तरह ट्रीट करती है या आउटसाइडर, लिखिएगा। हाउ डज एनी फील अबाउट हर फादर, पापा के बारे में क्या सोचती है, ग्रैंड मदर के बारे में, मिसेस कैप्रेस के बारे में, मिस्टर केसिंग के बारे में दिया हुआ है बुक में। व्हाट डू दिस टेल यू अबाउट हर, व्हाट डज एनी राइट इन हर फर्स्ट एसे, फर्स्ट एसे में क्या लिखती है वो। एनी सेज टीचर्स सबसे अनप्रेडिक्टेबल है, क्या मिस्टर केसिंग अनप्रेडिक्टेबल है, कैसे वो लिखना है, ठीक है। तो इसका क्वेश्चन आंसर करिए, और अगले क्लास में हम लोग अगला लेसन जो है आपका ये पोएम एमांडा, इसको पढ़ेंगे। ये भी अच्छी पोएम है, एक क्लास में ख़त्म हो जाएगा, छोटा ही पोएम है, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।